Hello friends, in this lecture we will cover some reactions of phenols. Phenol generally undergoes electrophilic substitution reaction because due to the lone pair of electron of oxygen get delocalized with this benzene ring and which increase the electron density of ortho, para and ortho position. तो जब भी आप फिनॉल के साथ कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट करोगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और दूसरा आपको मिलेगा प्यारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सो व्हेन बेंजीन react with undergoes when phenol undergoes electrophilic substitution reaction due to activating group directly bonded to the benzene ring, it activates the ortho, para and ortho position of benzene ring and you will get a ortho or para substituted product. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे दैट इज हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल. सॉरी, फर्स्ट रिएक्शन दैट इज हेलोजनेशन ऑफ phenol means addition of halogen into the phenol. So when phenol, there are two possible conditions कि phenol when react with aqueous solution or aqueous solvent it gives formation of ortho and para substituted product. When it react with aqueous solution it gives ortho, para, ortho substituted product. मतलब एक ही स्ट्रक्चर में 2, 4, 6 ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो ऐसे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे. So when we carried out the same reaction in non-aqueous solution, you will get two separate products, that is ortho and para substituted products. तो स्टार्ट करते हैं पहला हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल दैट इज ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन हम लोग दो वे से कैरिड आउट करते हैं, एक होता है एक्वेस और दूसरा है नॉन एक्वेस सॉल्वेंट. एक्वेस सॉल्वेंट और नॉन एक्वेस सॉल्वेंट में हम लोग कैरिड आउट करेंगे तो हमको you will get a two different products. When phenol react with bromine in aqueous condition or aqueous bromine water, Br2 water, so you will get 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 tribromophenol, sorry, bromine or bromine. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it gives formation of 2, 4, 6 tribromophenol. 2, 4, 6 tribromophenol. ये कंडीशन है एक्वेस में कि एक्वेस कंडीशन में एक ही स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और वो पर्टिकुलरली 2, 4, 6 तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है. सपोज सेम रिएक्शन इफ यू कैरिड आउट in presence of non-aqueous solvent like carbon disulfide, acetic acid, okay, CCl4 carbon tetrachloride, CCl4 non-aqueous condition में same reaction carried out करेंगे at low temperature तो you will get two different products. You will get two different product. First रहेगा आपका in presence of bromine, sorry, when phenol react with bromine in presence of non-aqueous solvent like carbon disulfide, acetic acid, CCl4, it gives formation of एक ortho bromophenol and another product will be para bromophenol, which this beer 1, 2, 1, 2, 3, 4. So 2 bromo phenol and this one it is 4 bromophenol. तो ये रहेगा आपका मेजर और ये रहेगा आपका माइनर. उसका रीज़न भी है कि बल्कियल ग्रुप जितने नज़दीक होंगे उनके रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा डेवलप होते हैं. ड्यू टू मोर रिपल्शन इन बिटवीन दिस बल्कियल ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. ये जो दोनों ग्रुप है एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बना के है, इसलिए स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है. तो 2, 4, 6 ट्राईब्रोमोफिनॉल मिलेगा आपको एक्वेस कंडीशन में और नॉन एक्वेस कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, एसिटिक और क्लोरोफॉर्म यू विल गेट अ पैरा प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट वेल ऑर्थो एज अ माइनर प्रोडक्ट. तो ये था
हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल दैट इज़ पर्टिकुलरली ब्रोमिनेशन। तो ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि एक्वेस कंडीशन में आपको एक ही स्ट्रक्चर में 2, 4, 6 पोजीशन जो है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सेम रिएक्शन इफ यू कैरिड आउट इन नॉन एक्वेस सॉल्यूशन यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ और एडिशन ऑफ NO2 group into the phenol when phenol react with dilute nitric acid at low temperature। तो रिएक्शन सिंपल है कि when phenol react with dilute nitric acid, dilute solution लिया है, dilute HNO3, it gives formation it react with dilute condition and low temperature, it gives formation of ortho and para substituted phenol। तो दो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, HNO3 है, इसको खाली स्प्लिट करके लिखा है HNO3 क्योंकि यहाँ से एक H और एक OH बाहर निकलेगा। सेम वे यहाँ से एक H और एक OH सेकंड मॉलिक्यूल का OH, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए और फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन विल बी OH NO2 सेकंड वे OH और ये NO2। So in this reaction when we compare the stability, it gives ortho nitrophenol और ये 1, 2, 3 और ये 4, ये हो जाएगा आपका प्यारा या फिर 4 नाइट्रोफिनॉल, प्यारा नाइट्रोफिनॉल। अभी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट जो है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट ये हो जाता है मेजर और ये हो जाएगा आपका माइनर। वाई? बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And due to formation of this intermolecular hydrogen bonding, the stability of ortho product goes on increasing। stability ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसी केस में ये एक्सेप्शन केस है, एक ही केस है ऐसा कि when phenol react with dilute nitric acid at low temperature it gives formation of orthonitrophenol and paranitrophenol। but यहाँ पे paranitrophenol माइनर मिलता है और मेजर प्रोडक्ट मिलता है आपका orthonitrophenol। the reason behind is that because of due to formation of intermolecular hydrogen bonding the stability of ortho product goes on increasing। Suppose if you carried out same reaction in concentrated nitric acid at high temperature, so you will get a picric acid। important product है picric acid, आपको इस रिएक्शन में मिलेगा। तो वो रिएक्शन देखते हैं कि when phenol react with concentrated HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों का मिक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं, तो यू विल गेट NO2 और ये NO2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक ही स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड और ये जो है IUPAC सिस्टम वाइज उसका नाम देखो तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इट इज़ IUPAC नेम एंड कॉमन नेम इट्स पिक्रिक एसिड। येलो कलर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो दो अलग अलग कंडीशन देखे कि लो टेम्परेचर डाइल्यूट कंडीशन you will get ortho and para substituted product, while at concentrated condition of HNO3 you will get only one product, single product, that is nitric acid। तो ये बोर्ड में important है, state and explain preparation of nitric acid, how will you obtain a nitric acid from nitration of phenol। तो what is the exact IUPAC name of nitric acid, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल which is called as picric acid।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप इनटू द फिनॉल। रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है कि when phenol reacts with concentrated sulfuric acid at room temperature, it gives a ortho substituted product. At room temperature it gives formation of ortho substituted product. For example यहाँ पे ortho पोजिशन पे और सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्लिट करूँ HO प्लस HSO3, OH माइनस और ये H प्लस, तो ये कम्प्लीटली H प्लस और OH के फॉर्म में ये दोनों निकल जाएंगे और SO3H ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। OH और SO3H, बट ये रिएक्शन है आपके रूम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे 293 केल्विन पे ये रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे रूम टेम्परेचर। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यू विल गेट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो पैरेंट वाइज बात करेंगे तो फिनॉल से ज़्यादा बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी, तो इसको पैरेंट कंसिडर करेंगे, ये जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन sulfonic acid. Same way, if you carried out the same reaction at high temperature, concentrated H2SO4 at 373 Kelvin, you will get a para substituted product. आपको प्यारा वाला प्रोडक्ट आपको मेजर मिलेगा, OH और SO3H। अगेन यहाँ से एक H और ये SO3H जो है, इसमें से एक और H, ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगा। सो पेरेंट इसको 1 2 3 और ये 4, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला। तो ये डिफरेंस है मेजर टेम्परेचर पे कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड at room temperature at 293 Kelvin, it gives formation of ortho substituted product. Same way, when it reacts with higher temperature at 373 Kelvin, it gives formation of a para substituted product. It gives formation of a para substituted product. बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड में पूछा जा चुका है, रीमर टीमन रिएक्शन, वो हम लोग देखते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन विल बी Riemer-Tiemann reaction. It is a reaction in which the introduction of aldehyde group into the benzene ring, and with phenol it gives formation of salicylaldehyde. So when phenol treated with chloroform in aqueous sodium hydroxide solution, reaction simple है कि when phenol react with chloroform CHCl3 in basic condition NaOH, aqueous solution of NaOH, तो फर्स्ट इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। पहले तो बेसिक कंडीशन में सोडियम जो है NaOH, ये O माइनस, ये Na प्लस और ये O माइनस, उसका पहले तो सॉल्ट बन जाएगा। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड Na प्लस, और ये H और ये OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगा। सो ये न्यूक्लियोफिलिकली अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन जो है Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इस कार्बन को पॉजिटिव कर देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑर्थो पोजिशन से यहाँ पे अटैक करेगा, तो एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे बचेगा CHCl2। ओके, यहाँ पे पहला प्रोडक्ट मिलेगा CHCl2, ये वाला, क्योंकि ये कंडेंसेशन हो जाएगा इस कार्बन नंबर 2 और इस कार्बन के बीच में, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा रिएक्शन, तो यहाँ पे बचेगा CH और ये Cl2। ओके, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जनरेट होता है, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ इंटरमीडिएट। When again it react with NaOH,
या फिर एक्वेस हाइड्रोलिसिस करेंगे नॉर्मली कंडीशन में हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये H और ये 2C है। तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कार्बन कार्बन है, बेंजीन रिंग को लगा है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करता है। पहले तो वो अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ से कंप्लीट HCl बाहर निकलता है। ओके, तो HCl बाहर निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका ये मॉलिक्यूल OH। अभी ये स्ट्रक्चर होता है अनस्टेबल, ये और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये वाइंड अप होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट करेगा और पोलर बॉन्ड जो है वो कार्बन और क्लोरीन वाला है, तो फिर से क्लोरीन बाहर निकलता है और यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ H और ये C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। ओके, और एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करेंगे इसको, ये सोडियम फिनॉक्साइड एज इट इज सोडियम फिनॉक्साइड के फॉर्म में ही रहेगा, तो इसका कन्वर्जन O माइनस और Na प्लस ये फिनॉक्साइड और यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो जाता है C डबल बॉन्ड OH। अभी इसको ब्रेक करना है तो एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइज करेंगे, तो एसिड डाला तो HCl, तो ये NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये फिर से फिनॉल जनरेट हो जाता है इस डायरेक्शन में फिनॉल, और ये सोडियम क्लोराइड वाटर में सोल्यूबल फॉर्म में होता है तो उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ OH और C डबल बॉन्ड OH। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इंट्रोडक्शन कर दिया हम लोगों ने अल्डिहाइड ग्रुप का इनटू द फिनॉल, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सैलिसिल अल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड एज सैलिसिल अल्डिहाइड, या फिर 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड। द अनदर नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और प्रायोरिटी बेंजाल्डेहाइड का ज़्यादा रहेगा, तो इट इज़ 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ओके, ये अनदर प्रोडक्ट आपके रिएक्शन। सो फिनॉल गेट कन्वर्ट इनटू सैलिसिल अल्डिहाइड बाय रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड बेसिक कंडीशन में NOH के साथ रिएक्शन होकर आपको सैलिसिल अल्डिहाइड मिलता है। दिस रिएक्शन, इसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, फिर सैलिसिल एसिड इज आल्सो फॉर्म। तो रिएक्शन दिया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन नंबर 5 दैट इज कोल्ब्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वी कैन सिंथेसाइज सैलिसिलिक एसिड, जो हम लोगों ने एस्प्रिन बनाने में यूज़ किया था। हाँ, लास्ट लेक्चर में वो हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। आगे बढ़ते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। Coles reaction, that is formation of salicylic acid. Salicylic acid. So when a phenol reacts with aqueous solution of sodium phenoxide, so reacts with aqueous solution of sodium hydroxide, पहले तो सोडियम फिनॉल जो है सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। when phenol react with aqueous NaOH, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन H प्लस OH माइनस, ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये O माइनस और ये Na प्लस, तो फर्स्ट फिनॉल गेट कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अगेन दिस सोडियम फिनॉक्साइड एज कम्पेयर विथ फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो अटैक करना स्टार्ट करता है, कहाँ पे, इट अटैक ऑन C डबल बॉन्ड O, C डबल, दिस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन नंबर, कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ये 5th बॉन्ड जनरेट होता है, पॉइंट एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड ओपन करता है, तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर आपका जनरेट होगा O माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस। अभी इस रिएक्शन को हम लोग एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करें, एसिड हाईली एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करें, H3O प्लस, या फिर HCl ऐड कर दिया रिएक्शन में HCl, तो यहाँ पे होगा क्या कि O माइनस पहले तो H प्लस आयन से स्टेबलाइज होएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और H और Cl फिर से NaCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ पे फिनॉल जनरेट हो जाएगा। सो यू विल गेट OH और ये C डबल बॉन्ड OH। तो बेंजोइक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर विथ फिनॉल, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 देंगे, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
Okay, it is also called as salicylic acid. It is also called as salicylic acid. ये रिएक्शन बोर्ड में हाँ, पूछा जाता है, 2-3 बार रिपीट हो चुका रिएक्शन है। क्यों? स्टेट एंड एक्सप्लेन द कोल्स रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 5 हम लोगों ने देखा कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। एवरी टाइम हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं बिकॉज फिनॉल से ज़्यादा सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्टिविटी जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में तो पर्टिकुलर ऑर्थो पोजिशन से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होके दूसरा भी प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन हम लोगों को सैलिसिलिक एसिड वाला ही प्रोडक्ट आपको मेजर चाहिए। फिर दूसरा भी जनरेट होता है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे अटैक होके जो आगे का मैकेनिज्म मैंने बताया कि सोडियम फिनॉक्साइड और एसिड जनरेट होता है और हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक कंडीशन में, तो यू विल गेट यहाँ पे NaCl और ये OH फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बोक्सिलेट अनायन को एक H+ आयन एसिड एक H+ आयन रिलीज करके उसको स्टेबलाइज कर देता है। सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसिलिक एसिड इस रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, वो हम लोग देखते हैं रिएक्शन। फिनॉल on oxidation by using stronger oxidizing reagent like chromium trioxide or sodium dichromate in acidic condition, it gives formation of a hydroquinone or it gives formation of a benzoquinone. It gives formation of benzoquinone, that is डाइकीटोन वाला स्ट्रक्चर वो जनरेट कर देता है। तो सिंपल रिएक्शन देखेंगे कि when phenol react with chromium trioxide or सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ये दोनों रिएक्शन जो है एसिडिक कंडीशन में होती है। एसिडिक कंडीशन में सोडियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। तो फिनॉल गेट कन्वर्ट इनटू डाइकीटोनिक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज पैरा बेंजोक्विनोन। लास्ट में ओ ही नहीं आया तो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, it is also called as diketone. It is also called as diketone molecule. So when phenol react with chromium trioxide or in presence of sodium chromate dichromate in acidic condition, undergoes oxidation and gives formation of a parabenzoquinone or diketone. Phenol oxidize very slowly in dark and get converted into dark color due to presence of air. Actually the original compound जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट होता है धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके एटमॉस्फेरिक एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके वो बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन और रिडक्शन ऑफ फिनॉल। दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल, दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल और catalytical hydrogenation means addition of hydrogen gas in presence of ranitidine as a catalyst to the benzene ring। तो बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनका रिडक्शन हो जाए के नॉर्मल बेंजीन रिंग जो है वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट गेट कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन। सो वो व्हेन द फिनॉल ऑन कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन गिव्स अ साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन है उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। दिस रिएक्शन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फिनॉल and hydrogenation is carried out by using ranitidine as a catalyst under pressure। ये रिएक्शन हम लोग नॉर्मली कैरिड आउट करते हैं कि व्हेन, या फिर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे इस फॉर्म में। तो ये पाई बॉन्ड जो जिनका रिडक्शन हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 3s2 इन प्रेजेंस ऑफ ranitidine अंडर प्रेशर रिएक्शन होगा 433 केल्विन। तो ये 6 हाइड्रोजन है, हर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके 6 और हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। तो हर एक स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे 2-2 हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड अक्रॉस द डबल बॉन्ड ही हाइड्रोजन का एडिशन होना है। एंड दिस बेंजीन रिंग, नॉर्मल बेंजीन रिंग गेट रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग साइक्लोहेक्सेन। ये जो बेंजीन रिंग है इट गेट कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे OH, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन
और लास्ट में अल्कोहल आए तो हेक्सेन का ई विल रिप्लेस बाय ओ एल, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। तो यहाँ पे हर एक इस पे एच 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 सेम वे यहाँ पे और यहाँ पे। सो नॉर्मल बेंजीन reduce or reduction by using catalyst रेनिनिकल get reduced to corresponding cyclohexanol, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 7, दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल by using zinc dust, reduction of phenol again by using zinc dust, ये वाला है। तो फिनॉल रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक इट इज़ अ रिएक्टिव मेटल, ये हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्ट करके खुद कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, और ये हाइड्रोजन जाके बेंजीन रिंग में अटैच हो जाता है। तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल बेंजीन फिनॉल when react with zinc dust, the phenol get reduced to benzene on heating with a zinc dust। तो फिनॉल का होता था रिडक्शन और वहाँ से आपको बेंजीन रिंग मिलेगा। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजीन, फिनॉल रिड्यूस हो जाता है करस्पॉन्डिंग बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे जो जो कंप्लीट पार्ट देखे थे, टोटल 7 रिएक्शन हम लोगों ने देखे, वो रिएक्शन थे टोटली रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ईथर। ईथर हम लोगों ने देखा कि ईथर इट इज़ अल्कोक्सी अल्केन, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्साइड ग्रुप। अनदर दूसरा एग्जांपल दे हैड आल्सो कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अल्किल ग्रुप। तो वो हम लोग देखते हैं कि ईथर्स का प्रिपरेशन, हाउ वी कैन सिंथेसाइज ईथर बाय यूजिंग डिफरेंट रिएक्शन, वो हम लोग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट the reactions of ether, that is preparation of ether by dehydration of alcohol। so alcohol में जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेते हैं by using concentrated sulfuric acid, तो वहाँ पे एक ईथर मॉलिक्यूल जनरेट होता है, वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। रिएक्शन बहुत फेमस है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यू etherification रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूस etherification, ये रिएक्शन का नाम है। ओके तो रिएक्शन देखते हैं कि व्हेन 2 molecules ऑफ इथिल अल्कोहल, इथेनॉल CH3CH2OH react with concentrated sulfuric acid H2SO4 at 413 केल्विन। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है कि बियॉन्ड दिस टेम्परेचर जब राइज होगा इंक्रीज होगा तो ईथर ना फॉर्मेशन होके लॉस ऑफ वाटर होके अल्किन फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है। सो व्हेन इथाइल अल्कोहल, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, व्हेन इथाइल अल्कोहल react with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, it gives formation of a CH3CH2O CH2CH3, ये भी इथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप, तो सिमेट्रिकल ईथर में चला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। सो इस रिएक्शन का हम लोग पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ दिस 2 molecules ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू कन्वर्जन टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो पहले रिएक्शन हम लोग डिटेल में देखते हैं कि फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इथेनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3H, OH माइनस और SO3H, ऐसे दो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से अल्कोहल से H+ आयन निकल के ये कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। सो अल्कोहल का H और SO3H ग्रुप का OH माइनस। सो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हेन इथिल अल्कोहल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको इथाइल CH3CH2OSO3H, दैट इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जनरेट होता है। अब तक हम लोगों ने एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज़ किया और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब सेकंड मॉलिक्यूल जब इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा CH3CH2OSO3H, अगेन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हम लोग रिएक्ट करेंगे CH2CH3, तो ये हाइड्रोजन जो है इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3, ये इथाइल ग्रुप
इस ऑक्सीजन वाया दूसरे इथाइल ग्रुप के साथ अटैच होके आपको मिल जाता है डाई इथाइल ईथर CH3CH2O CH2 CH3 CH3 और यहाँ से बाहर निकलेगा H2SO4 तो सल्फ्रिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है H2SO4 it gives formation of a sulfuric acid as a byproduct. तो why it is called as continuous etherification? because ये सल्फ्रिक एसिड जो ऐड करते हैं रिएक्शन में ये फिर से रिकवर हो जाता है। तो रिएक्शन में आपको खाली इथिल अल्कोहल ऐड करते जाना है, इथिल अल्कोहल ऐड करते जाओगे क्योंकि ये सल्फ्रिक एसिड कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। ये पहले कन्वर्ट करता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर से अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहल के साथ ईथर में कन्वर्ट कर देता है, फिर से फ्री हो जाता है, फिर से नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहल में। तो इस रिएक्शन में यू नीड टू ओनली ऐड द इथिल अल्कोहल, कंटिन्यूसली आपको इथिल अल्कोहल ऐड करते रहना है तो आपको कंटिन्यूसली इथर मिलता रहेगा। वो भी पर्टिकुलरली कौन सा, डाई इथाइल इथर के साथ ये रिएक्शन कंडीशन जो है वो डाई इथाइल इथर को ज़्यादा फेवरेबल करता है। और टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है, टेम्परेचर अप टू द 413 केल्विन इट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल इथर। तो ये था डिटेल में मैकेनिज्म और ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों लिखा तो भी मार्क्स उतने ही मिलते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाइज नीचे वाला रिएक्शन हम लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट लिमिटेशन। सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है रिएक्शन में तो होता क्या है वो हम लोग देखते हैं कि हाई टेम्परेचर रिएक्शन फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन एंड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ओके, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ अल्कीन, वो हम लोग देखते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ ईथर एट हायर टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर शूट आउट होता है रिएक्शन में तो व्हाट विल हैपन वो हम लोग देखते हैं कि व्हेन इथिल अल्कोहल CH3 CH2OH when react with concentrated sulfuric acid concentrated H2SO4 हायर टेम्परेचर क्या करता है तो सल्फ्रिक एसिड जो है ये H+ आयन रिलीज करता है। तो ये प्रोटॉन जो है इस पे अटैक करके इस खुद को CH2H और CH2H2 के फॉर्म, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उसका होता है हाइड्रोलिसिस हो जाता है उसका, और यहाँ पे रुकने से अच्छा है वो वाटर के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है इसलिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जनरेट होगा CH2H और यहाँ पे कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा। इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन H+ करके बाहर निकल जाता है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस ये जो इलेक्ट्रॉन होता है नेक्स्ट कार्बन एटम का कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन नंबर 1 को डोनेट करके यहाँ पे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज इथिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो हाई टेम्परेचर में ये गड़बड़ होता है कि पहले तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में एट हायर टेम्परेचर दैट इज 443 केल्विन में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन का वो H+ आयन पे अटैक करके वाटर के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसे भी स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन पे अनस्टेबल है, निगेटिव स्ट्रक्चर पे निगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका था इसलिए अनस्टेबल है। तो वो क्या करता है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो खुद ले लेता है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया इसका पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कार्बोकटायन जनरेट हुआ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बोकटायन जनरेट हुआ है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल किसी भी स्ट्रक्चर पे या फिर कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो होता है अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए इस हाइड्रोजन को, तीनों हाइड्रोजन जो है इक्विवेलेंट है, कौन सा भी हाइड्रोजन जाएगा तो यही स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में बाहर निकाल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और 1 और 2 के बीच में शिफ्ट होके यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं। सो इन दिस रिएक्शन यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो हायर कंडीशन जो रहेगा इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, इथिन फॉर्मेशन हो जाता है रिएक्शन में इथिन फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए रिएक्शन जो है आपको कंट्रोल कंडीशन में करना पड़ेगा दैट इज 413 केल्विन। सपोज टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 413 केल्विन द रिएक्शन फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है। बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द अल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग इथिन और अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था एग्जैक्टली ड्रॉबैक ऑफ हायर टेम्परेचर फॉर कंटिन्यूस इथरिफिकेशन मेथड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ये हम लोग 11th में भी सीख चुके हैं, फिर से एक बार इसको देखेंगे दैट इज विलियमसन सिंथेसिस।
विलियमसन सिंथेसिस ये जो रिएक्शन थे ये हम लोगों ने HDA चैप्टर में देखा था कि अल्किल हैलाइड कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, दैट इज ईथर। ईथर में हम लोगों ने पर्टिकुलरली विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देखा था। तो बाय यूजिंग दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर। So what is the exact reaction कि when alkyl halide react with sodium alkoxide, general reaction देखते हैं पहले कि when alkyl halide react with sodium alkoxide it gives formation of dialkyl ether और डाई अरील ईथर या फिर अल्काइल आराइल ईथर, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन अल्किल हालाइड RX रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड NaOR डैश, तो Na प्लस और ये X माइनस, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे रिएक्शन से। तो ये R ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होके ROR डैश प्लस NaX के फॉर्म में निकल जाएगा, तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग ईथर। ओके, तो रिएक्शन में सेम वे अल्किल हैलाइड लेने की जगह पे हम लोगों ने अरील हैलाइड यूज़ किया, तो आपको रिएक्शन कंडीशन में फिर से अरील हैलाइड एक बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड आपको ईथर मिलेगा, वो हम लोग देखते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग अल्किल हैलाइड का कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड या फिर इथाइल लेते हैं तो हम लोगों को डाई इथाइल ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम इथॉक्साइड, तो ये R जो है ये भी और ये भी दोनों हम लोगों ने इथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया CH2 CH3, तो अगेन ये NaBr बाहर निकलेगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा रिएक्शन से। इथॉक्साइड ऑक्सीजन चाहिए था यहाँ पे, ये ऑक्सीजन छूट गया मुझसे, सोडियम इथॉक्साइड लिखना है ओ CH2 CH3 when react it gives formation of CH3 CH2O CH2 CH3 it gives formation of diethyl ether and sodium bromide बाहर निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, यू विल गेट सोडियम ब्रोमाइड एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। एग्जांपल देखेंगे तो रिएक्शन कंडीशन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा और ये अल्किल हैलाइड आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड रहेगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, और ये अल्कोक्साइड आपका टर्शियरी रहेगा, टर्शियरी अल्कोक्साइड। तो रिएक्शन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ओवरऑल रिएक्शन जो है इट इज़ कंडीशन जो है विच फेवरेबल क्रिएट द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर, बिकॉज ये SN2 रिएक्शन को SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जितना लेस बर्कियल क्राउडिंग ग्रुप रहेगा, फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा CH2 CH3 और ये ब्रोमीन, ओके CH3 CH2Br, इसको मैंने इस वे से प्रेजेंट किया। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, दैट इज मिथॉक्साइड, तो इसको मैं C2H5O माइनस लिखूंगा, तो बैक साइड से अटैक करेगा तो ये ब्रोमीन निकल के आपको ईथर वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब H और यहाँ पे आपका अल्कोक्साइड मतलब इथाइल C2H5 वाला एक ग्रुप मिल जाएगा। सो SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। जब भी आपका अल्किल हैलाइड प्राइमरी रहेगा तो इट इज़ स्टेरिकली लेस हिंडर्ड, भीड़ कम रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इमीडिएटली होगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि जितने इफेक्टिवली अटैक करेगा तो सेम कंडीशन में ये ब्रोमीन किक आउट होकर बाहर निकलता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंसर्न मैकेनिज्म, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म। तो जब भी अल्किल हैलाइड प्राइमरी और अल्कोक्साइड टर्शियरी रहेगा तो टर्शियरी अल्कोक्साइड 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगा। इसलिए SN2 रिएक्शन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ईथर को फेवर करती है। सपोज ये रिएक्शन कंडीशन हम लोगों ने चेंज कर दिए, हम लोगों ने यूज़ किया टर्शियरी अल्कोक्साइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड और प्राइमरी अल्कोक्साइड लिया, सो दिस रिएक्शन फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी एलिमिनेशन जो रिएक्शन ज़्यादा प्रेफरेबली होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवरेबल कंडीशन क्रिएट नहीं कर पाते। उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ऐसा क्यों होता है कि वाई
अल्कोक्साइड आपका प्राइमरी रहेगा और अल्किल हलाइड आपका टर्शियरी रहेगा। तो वो क्या जाता है वो हम लोग देखते हैं, CH3 CH3 और ये Cl, या फिर ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड NaO माइनस C2H5, ओके, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अल्किलाइड किसको, ये हो जाएगा आपका अल्किलाइड टर्शरी, अल्कोक्साइड आपका प्राइमरी है, प्राइमरी सोडियम इथॉक्साइड ले लिया। अभी गड़बड़ ये होता है कि अटैक बैक साइड से करेगा, तो यहाँ पे देखो बल्किल ग्रुप अटैच है, तीनों तीनों बल्किल ग्रुप है, तो वो एम्पल ऑफ स्पेस प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए गड़बड़ ये होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल आया है, ये न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहीं से भी एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके रिएक्शन में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, कहीं से भी, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फ़ा और ये तीनों बीटा कार्बन एटम है। तो यहाँ पे बीटा कार्बन एटम, ये बीटा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम, इसको तीनों को लगे हाइड्रोजन, दैट इज़ अ बीटा हाइड्रोजन। ये सभी हाइड्रोजन जो है ये इक्विवेलेंट है। तो सपोज यहाँ से एक हाइड्रोजन इस मिथॉक्साइड ग्रुप ने, इथॉक्साइड ग्रुप ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, O माइनस इसको ले लिया, तो इसका कन्वर्जन हो जाता है इथिल अल्कोहल में, CH2 C2H5OH, ये चला जाता है आपका इथिल अल्कोहल, बाय प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है इथिल अल्कोहल। ओके, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है, तो सबसे पोलर बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड, वो बाहर निकल जाता है, और ये Br माइनस और ये Na+, फिर से सोडियम ब्रोमाइड जनरेट कर देते हैं NaBr, और रिएक्शन में यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। तो आपको चाहिए था ईथर, लेकिन यहाँ पे फिर से बन गया अल्कीन, दैट इज आइसोब्यूटीन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटीन, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 2 3 2 मिथाइल prop 1 ENE, 2 मिथाइल prop 1 ENE। तो ये स्ट्रक्चर जो जनरेट हुआ वो ईथर नहीं है, आपको अल्कीन मिला। सो ओवरऑल अगेन, सपोज आपका अल्किल हलाइड टर्शियरी रहेगा और अल्कोक्साइड प्राइमरी रहेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन कंडीशन फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन कंडीशन फेवर करती है और अल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थे कुछ शॉर्टकम्स और ड्रॉबैक्स ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, कि आपको हमेशा फॉर्मेशन ऑफ ईथर ये SN2 रिएक्शन को ही फेवर करती है, इसलिए आपका अल्किल हलाइड जितना स्टेरिकली लेस हिंड्रेड रहेगा तो उसको हम लोग प्राइमरी रखेंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्गर, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम करेगा और रिएक्शन कंडीशन को फेवर करेगा, SN2 और ईथर फॉर्मेशन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। So let's discuss the physical properties of the ether. Physical properties of the ether मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, पोलरिटी, ये सब पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल से है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बार बार देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो कंडीशन है वो बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करता है। तो हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर। मोस्टली द डाई इथाइल ईथर और डाई मिथाइल ईथर, these are the gaseous substance. Diethyl ether and dimethyl ether, these are the ethers which are exist in a gaseous state. As molecular weight increases, their physical state changes, and they next वाले जो ईथर है, अदर ईथर जो है, they are colorless liquid with pleasant smell. उनको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, वो जैसे मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उनकी फिजिकल स्टेट गैस टू लिक्विड चेंज होती है विथ अ कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल। एक परफ्यूम्स में भी मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है। दूसरे के हम लोग देखेंगे कि लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, बिकॉज गैसेस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग जो रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लो होता है, सरफेस एरिया छोटा है, इसलिए दे आर हाईली वोलेटाइल। बट एज molecular weight increases, their volatility goes on decreasing. Hence lower ether जो है, lower ethers are highly volatile and they are highly inflammable substance. Boiling point की बात करें कि boiling point as molecular weight increases, their boiling point increases. ये तो कॉमन सा पार्ट है कि हर बार लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीजेस, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये नॉर्मल पार्ट थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो हम लोग देखते हैं पोलरिटी वाइज। पोलरिटी
polarity and solubility. ईथर दे आर वीकली पोलर मॉलिक्यूल, वीक पोलर मॉलिक्यूल है, और ये पोलरिटी जो है ये इनके बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ ज़्यादा इतना इफेक्ट दिखता नहीं. सो वीक पोलरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स विच इज़ अबाउट सेम. अल्केन जो है, जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि कंपेरेटिव मास ऑफ अल्केन की बात करें, जैसे हम इथेन और डाई मिथाइल ईथर, मॉलिकुलर वेट लगभग सेम है एक्सेप्ट हाइड्रोजन की बात करें तो उनके बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एग्जैक्टली सेम ही होते हैं. तो उसका रीज़न भी ये है कि ईथर्स, जब हम लोग ईथर की बात करते हैं तो नॉर्मल ईथर का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कि ईथर जो है उसके दो अल्किल ग्रुप में बॉन्ड एंगल जो है तो 1-1-10 बॉन्ड एंगल ये है, और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की बात करें तो बॉन्ड एंगल उसमें पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल है, इसलिए ये अल्किल ग्रुप इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं, उसमें बॉन्ड एंगल आपका एग्जैक्टली 1-1-10 है. देयरफॉर द ईथर्स प्रोसेस स्मॉल नेट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये भी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो होते नहीं, इसलिए उनकी पोलरिटी जो है वो नॉर्मली कम हो जाती है, और इसलिए दे आर एग्जैक्टली हम लोग नॉन पोलर नहीं बोल सकते बट दे आर वीकली पोलर मॉलिक्यूल, दे आर वीकली पोलर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट दैट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी की बात करें सो वाटर की बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलरली कि ईथर्स शोज एग्जैक्टली सिमिलर सोलिबिलिटी लाइक अल्कोहल्स. अल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, एंड सेम वे ईथर जो है इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, एंड पोलर मॉलिक्यूल है इसलिए उसमें स्लाइटली चार्ज सेपरेशन आपको मिलेगा, और स्लाइटली चार्ज सेपरेशन रहेगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, एंड हेंस ethers also soluble in water in less extent, but they are soluble in water due to its slightly polar nature, slightly polar nature. So ethers are also soluble in water due to internal hydrogen bonding, that is intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. So ethers are also soluble in water, but as molecular weight increases their solubility goes on decreasing, their solubility goes on decreasing. तो आगे देखते हैं सम केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. रिएक्शन हम लोग आगे चेकआउट करते हैं कि हाउ ईथर शोज डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, वो हम लोग देखेंगे. सो लेट्स चेक आउट सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर. केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, दैट इज फर्स्ट रिएक्शन जो है अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोक्साइड ग्रुप ऑफ ईथर. नॉर्मली तो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड पहला रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड वाला रिएक्शन देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन. सो व्हेन ऑल ईथर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक एयर, जब भी ईथर ज़्यादा देर एटमॉस्फेरिक एयर के साथ एक्सपोज होंगे तो वो खुद को पेरोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे. ऑल ईथर्स विच हैज़ बीन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक एयर they definitely contain the peroxide. This is very undesirable reaction. The peroxides are hazardous because they decompose violently at high temperature, immediately decompose होते हैं. रिएक्शन देखते हैं कि कौन सा भी ईथर रहेगा जो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट होकर पेरोक्साइड जनरेट कर लेता है CH3, लेकिन एक्सपोजर प्रोलॉन्ग टाइम होना चाहिए, ज़्यादा देर तक हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर उनके कांटेक्ट में रहेंगी तो हर एक ईथर में ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लॉन्ग एक्सपोजर और लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईथर जो है CH3 CH O OH O
C2H5 या फिर CS2CS, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड ऑफ डाईइथाइल ईथर, ये हो जाएगा आपका पेरोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है कि डाईइथाइल ईथर when exposed to the atmospheric air for longer time, every ether undergoes a formation of peroxide। ये जो रिएक्शन है ये हजार्डस रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ये डिकम्पोज होने के टाइम पे वायलेंटली